हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल में इग्नू के बीसीए के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो बनाता रहता हूं, उनके क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। उसी सीरीज़ में मैं आज MCS 024 जो कि जावा है, जावा का जून 2023 के क्वेश्चन पेपर आंसर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, Q1 एंड Q2। ये पार्ट 1 है वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में मैं Q3, Q4 और Q5 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स के साथ हमारी वीडियोस शेयर करें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था जून 2023 का क्वेश्चन पेपर MCS 024, जिसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पैटर्न सेम ही है इनका, जावा इग्नू वालों का, कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो 40 मार्क्स का होता है। 2, 3, 4, 5 में से कोई एक करना होता है आपने। तो पहले का फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट था बेसिक फीचर्स ऑफ ओप्स। चाहे C++ आ जाए चाहे जावा आ जाए, दोनों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी क्वेश्चन, इसमें कुछ प्रैक्टिकल लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है ना। तो क्या है फीचर्स? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, बहुत कुछ लिख सकते थे। मैंने मेन चीज़ें लिखी हैं। क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है जिसके इर्द गिर्द सारी प्रोग्रामिंग को हैंडल किया जाता होता है। एक बार आप क्लास बना लेते हो तो उस क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। एक क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स और मेथड्स को रख सकते हो जो उसके मेंबर्स कहलाते हैं। सो व्हाट इज ए क्लास? क्लास इनकैप्सुलेट्स member variables and member methods inside the class. What are the member variables? Like you are creating a variable int roll number, so this is a member variable, and you are creating a method like void get data, or simply say get. So this is a member attribute, member function. Okay, to create a class we use class keyword, and once you create a class, let's say student class आपने बनाई है, उस क्लास के आप कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये क्लास का आपको एक सिंटेक्स लिख के दिया, एग्जांपल लिख के दिया है। एनिमल क्लास है, उस एनिमल क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड पड़ा है मेक साउंड, जो भी एनिमल साउंड करता है उसको मैसेज में प्रिंट करवाया है। तो ये आप क्लास की डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल लिख सकते थे। फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। अब भाई क्लास बनाई है, क्लास की एग्जिस्टेंस तभी आती है जब तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट्स को आप इंस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट आपको मेमोरी एलोकेट करके देता है। रन टाइम एंटिटीज को, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्लास को यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को यूज करते हो। ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल बनाए जा सकते हैं एक क्लास के, और ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक और डिफॉल्ट सेस मेंबर्स को ही कॉल कर सकता है क्लास के। कैसे बनाओगे? तो ये एनिमल क्लास थी, इस एनिमल क्लास का ये रहा आपका ऑब्जेक्ट एनिमल, फिर ऑब्जेक्ट नेम जो भी कुछ भी रख सकते हो, A1 B1 जो भी लिख लो, इक्वल टू न्यू एनिमल, इतना सा, और उसके बाद एनिमल 1 डॉट मेक साउंड या मेथड आपने कॉल करके दिखा देना था। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है और इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है। ये जो रेड लाइन है इसको आपने नहीं लिखना है, या मैंने क्रॉस किया हुआ है। तो ये आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया। आगे चलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब यार दो एग्जांपल्स दे दी हैं, थ्योरी क्वेश्चन था, तो उसके अलावा अब आपको मोर प्रोग्राम लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही लिखो। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक बंडल बना के उस बंडल के अंदर हमने वेरिएबल्स और फंक्शंस को रखा हुआ है, ये इनकैप्सुलेशन कहलाता है। बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स। ओके, इससे क्या होता है? इंप्लीमेंट डिटेल्स जो है वो हाइड हो जाती हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, तो ये इनकैप्सुलेशन होता है, ग्रुपिंग ऑफ और बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर्स मेथड्स ऑल टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। इनहेरिटेंस, कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी होता है। अगर एक क्लास एक एक्स वेरिएबल को बना चुकी है तो दूसरी क्लास जो है वो इस एक्स वेरिएबल को यूज कर सकती है। ठीक है ना, अगर ये इनहेरिट कर ले तो। इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड लगता है। ठीक है ना, इनहेरिट हो गया है, अब ये इस क्लास के सारे फीचर्स को यूज कर सकता है। ऊपर वाली क्लास को हम क्या कहते हैं? बेस क्लास कहते हैं, ये सुपर क्लास कहते हैं। नीचे वाली क्लास को हम सब क्लास और डिराइव्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस का फायदा, कोड रीयूजेबिलिटी। एक वेरिएबल ऑलरेडी बन चुका है, आप दोबारा उसको बनाओ मत, अपने दूसरी क्लास में एज ए चाइल्ड क्लास में इसको यूज कर लो। देन कम्स पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स। एक नाम की एक से ज्यादा चीजें क्रिएट कर दोगे तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरफेस। यानी कि जैसे आपकी एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास से आपने इनहेरिट कर ली डॉग, क्योंकि डॉग भी एक एनिमल है, और बर्ड भी एक एनिमल है। ठीक है ना,
तो ये दो क्लासेस जो हैं, ये एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट इसको भी रेफर कर सकता है, इसको भी रेफर कर सकता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से इज एनिमल A1 इक्वल टू न्यू डॉग, और आई कैन से एनिमल B1 इक्वल टू न्यू बर्ड। तो मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट का नाम एनिमल से रखा है, लेकिन उसको इंस्टेंस कभी बर्ड का पास कर रहा हूं यहां पे, या कभी डॉग का पास कर रहा हूं यहां पे। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया कि डिफरेंट इंटरफेसेस को आप प्रोवाइड कर रहे हो। पॉलीमॉर्फिज्म जब इंप्लीमेंट होती है जावा में, तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से इंप्लीमेंट होती है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, मेरी वीडियो सीरीज में देख लेना, ये आएगा पेपर में, ठीक है ना। तो ये इससे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कहता है यार जावा मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है और जेवीएम क्या करता है, मुझे ये समझा दो। तो ये भी थ्योरी था। देखो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मान लो आप एक डेवलपर हो, आपने एक जावा का कोड लिखा है। जावा का कोड जब आपने अपने लैपटॉप पे लिखा है, तो आपके लैपटॉप में प्रोसेसर i5 था, रैम थी 16 GB की मान लो, और हार्ड डिस्क की जगह SSD थी 256 GB की। जब आपने अपना प्रोग्राम बना लिया, जब आप इसको इंस्टॉल करने गए किसी कस्टमर के पास, उस कस्टमर के पास क्या था, हार्डवेयर डिफरेंट था। वो पुराना लैपटॉप लेके बैठा था P4, उसके पास विंडोज XP पड़ी थी या सपोज लाइनेक्स पड़ी थी, रैम भी पूरा ओल्ड थी, 128 MB थी, ठीक है ना। हार्ड डिस्क भी जिसकी छोटी थी, ज़्यादा नहीं थी, 20 GB की थी। तो इसमें आपका हार्डवेयर चेंज हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया। जावा के प्रोग्राम्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कुछ चेंजेस आते हैं आपके हार्डवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो भी आपके प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावा के पास एक जेवीएम होता है। जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये मशीन जो है, ये एक सेट ऑफ कोड्स ही होते हैं, कुछ लाइनें ही होती हैं जो कंप्यूटर के रोम के अंदर जाके लोड हो जाती हैं। छोटा सा सेट ऑफ कोड होता है जो जेवीएम का काम करता है। ये आपके इस मशीन में हो या इस मशीन में हो, एज ए प्रोसेसर लग सकता है। जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके बाइट कोड को हैंडल करना। जावा का प्रोग्राम सबसे पहले आप कंपाइल करोगे तो बाइट कोड बनेगा, फिर उस बाइट कोड को आप रन करोगे तो आपका मशीन कोड बनेगा। बाइट कोड को हैंडल करने का काम जेवीएम है। यही बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट होता है, और यही बाइट कोड को जेवीएम जो चलाता है, तो मशीन इंडिपेंडेंट आ जाती है आपकी लैंग्वेज। तो यही चीज आपको मैंने यहां पे समझाया हुआ है। जावा के प्रोग्राम कंपाइल दो स्टेजेस में होते हैं, कंपाइल एंड रन दो स्टेजेस में होते हैं। पहले आप जो कोड लिखते हो उसको कंपाइल करके मशीन कोड बनाया जाता है, ये स्टेज 1 होता है। फिर आपके मशीन कोड्स को इंटरप्रेट करके, बाइट कोड को इंटरप्रेट करके मशीन कोड बनाया जाता है, ये फाइनल आउटपुट होती है। ये कोड आपके आउटपुट रन करते हुए दिखाता है, ये आपका सेकंड स्टेज कहलाता है। तो ये आपकी जेवीएम की डेफिनेशन है। अब आ गई कि भाई जेवीएम का फायदा क्या है, क्यों काम करता है। तो वही चीज भाई क्लास फाइलों को लोड करने में, क्योंकि बाइट कोड है, बाइट कोड को लोड करने का काम इसका है। बाइट कोड वेरिफिकेशन भी यही करेगा, मैंने शुरू में ही बोला है सॉरी जेवीएम बाइट कोड को हैंडल करता है। फिर होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या आता है, जो बाइट कोड को सीधा नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेटिव मींस जिस लैपटॉप पे आप या जिस सिस्टम पे आप अपने कोड को चलाने जा रहे हो, उसके हिसाब से कोड प्रोड्यूस कर देता है। तो जेआईटी भी इसी को रिलेट करता है। मेमोरीज को मैनेज करना, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना, यही सारी टर्म्स हैं जो थियोरेटिकली आप अपने पेपर में एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है ना। मेनली जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका काम होता है आपके बाइट कोड को हैंडल करना और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टर्म प्रोवाइड करवाना। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1 का सी, कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड क्या है, दोनों का एग्जांपल दो। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड क्या होता है, देखो यार, जब आप एक क्लास बना रहे हो, ठीक है ना, जब आप एक क्लास बनाते हो, उस क्लास के अंदर आप कोई मेथड रखने जा रहे हो, तो जब मेथड रखोगे तो मेथड को रिटर्न टाइप भी दोगे लाइक वॉइड, फिर मेथड को नाम भी दोगे लाइक गेट या शो, जो मर्जी नाम दे दो, और फिर आर्गुमेंट्स भी दोगे। ये आपका मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर को भी कहा तो मेथड ही जाता है, लेकिन जब तुम कंस्ट्रक्टर बनाओगे तुम रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, वर्ड वॉइड कुछ नहीं लिखोगे। नाम भी, कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो क्लास का नाम है। अगर आपकी क्लास का नाम है टेस्ट, तो आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट ही होगा, कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। फिर आर्गुमेंट डाले जाते हैं, ठीक है ना। यही डिफरेंस है मेथड का और कंस्ट्रक्टर का। तो इनका सेम नेम होता है क्लास के जैसा, इसका नाम कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इनका नाम इनके एक्शन के बेस पे दिया जाता है। कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करके देना,
और ये अपने आप कॉल हो जाएंगे। जैसे ही तुम ये लाइन लिखोगे ना, ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपका ये कंस्ट्रक्टर चल जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन मेथड को आपको स्पेसिफिकली कॉल करना पड़ता है फंक्शन कॉल करके। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड भी नहीं होती। मेथड की रिटर्न टाइप होती है। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो इंट मान लेगा। कंस्ट्रक्टर अपने आप चल पड़ेंगे जब आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे। मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा नेम और आर्गुमेंट्स के थ्रू। फिर ये सिंटैक्स है आपका, जो मैंने लास्ट में लिखा है, ये सिंटैक्स है। आप क्लास कैसे बनाओगे, तो ये क्लास शुरू हुई यहाँ पे, ये क्लास यहाँ पे बंद हुई। उस क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स रखे, फिर आपने क्लास नेम और आर्गुमेंट से कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर कोड लिखा। इसको चलाओगे कैसे, इस तरीके से। मेथड कैसे बनेगा, मेथड को जरूरी नहीं है आपने क्लास के अंदर ही रखना है। जहां पे आपने मेन फंक्शन रखा है वहां पे भी रख सकते हो, वो भी होगा तो क्लास में ही। तो इस तरीके से फंक्शन बनाओगे और इस तरीके से फंक्शन को कॉल करोगे। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है ना। ऊपर जो एग्जांपल है ये कंस्ट्रक्टर का है, ये कंस्ट्रक्टर में आप ये कोड लिखते हैं, ये मेथड का है। कंस्ट्रक्टर बनाई है कार के दो वेरिएबल लिए हैं, मेक और मॉडल, जो स्ट्रिंग टाइप के होंगे। इस कार का ये कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम होगा कार, और दो वेरिएबल एज आर्गुमेंट ले रहा है। इस कार को चलाने के लिए मैंने ड्राइवर क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, इस कार का ऑब्जेक्ट बनाया और क्या पास किया, ऑब्जेक्ट टोयोटा एंड कैमरी। तो टोयोटा गया मेक में, मेकर कौन है, टोयोटा, और मॉडल क्या है, कैमरी मॉडल बनाया गया है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल था। मेथड का एग्जांपल था, तो मैंने मेन के अंदर ही क्या किया, एक ऊपर फंक्शन बनाया ऐड नाम का, जो कि इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां पे रिटर्न नहीं होती, यहां पे इंट रिटर्न करेगा। दो वैल्यूज को रिसीव करेगा एज आर्गुमेंट, नंबर 1 एंड नंबर 2, इनको प्लस करके इनकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। जब इसको आपने कॉल किया है तो मैंने क्या किया है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद माई कैलकुलेटर डॉट एड। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को स्टैटिक नहीं रखा। अगर इस फंक्शन को मैं स्टैटिक रख लेता ना, तो सीधा ही मैं ऐड लिख के भी चला सकता था इतने से। लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक नहीं रखा है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया पहले, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऐड फंक्शन को कॉल किया। इसका आंसर रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करा सकते थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चंस में से आएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है यार, जो क्लास स्पेशली इनहेरिटेंस पर्पस के लिए यूज की जाती है, जो क्लास आप सिर्फ बेस क्लास की तरह काम करेंगे, उसको आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जैसे आप एक ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है गेट नाम का, ठीक है ना, और ये दूसरी क्लास है, मान लो इस क्लास को इस क्लास ने इनहेरिट कर लिया है। तो ये हो गई आपकी बेस क्लास और ये होगी आपकी डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास किसी भी नाम का मेथड बना सकती है, वो ए नाम का मेथड बनाए या बी नाम का मेथड बनाए। अगर आप ये चाहते हो कि ये गेट मेथड दोबारा बनाया जाए यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको अब्स्ट्रैक्ट रख दोगे, तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अगर ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो डी क्लास को गेट मेथड दोबारा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। जब आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने की वजह से आपकी क्लास का भी अब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी हो जाता है। तो एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए नाम का मेथड बना रहे हो जो अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो भी चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, फाइनल मेथड्स भी हो सकते हैं, वो कोई डिफरेंट नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रखता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप सीधा इंस्टेंशिएट नहीं करते, इसकी डिराइव्ड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया जाता होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है और ये आपका सिंटेक्स है। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको प्रोग्राम करके दिया है। तो मैंने क्या किया है, एक शेप क्लास बनाई है। शेप क्या होते हैं, जैसे सर्कल भी एक शेप है, ठीक है ना, स्क्वायर भी एक शेप है, और मान लो इलिप्स भी एक शेप है। आप ध्यान दो, इन सभी शेप्स का एरिया तो निकलता ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक विथ इनटू हाइट, एंड ऐसे ही इलिप्स का भी फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई शेप। अब चाहे मैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, चाहे मैं सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि ये शेप है तो ये एक्सटेंड्स कर रहे हैं शेप क्लास को। और मैंने इनको बोला है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट एरिया मेथड में बना रहा हूं कि दोनों क्लासेस के अंदर कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड होना चाहिए, लेकिन इसका कोड अलग अलग होगा। रेक्टेंगल क्लास का कोड में लेंथ इनटू विड्थ निकालूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, और सर्कल वाले में पाई की वैल्यू लेके पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसको यूज कैसे करूंगा, शेप का ऑब्जेक्ट बनाया जब सर्कल का,
और इसको कॉल किया कैलकुलेट एरिया तो सर्कल वाला चलेगा। जब मैंने शेप का ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर तो ये इसका क्लास का बनेगा और इसका कैलकुलेट एरिया इस मेथड को कॉल करेगा। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिराइव्ड क्लासेस जो है वो ओवरराइड करती हैं, दोबारा बनाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड सीधा इंस्टेंशिएट नहीं होता, इनका ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंस्टेंशिएट होता है। जैसे शेप क्लास है, शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, न्यू सर्कल ये इसकी चाइल्ड क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इंस्टेंशिएट किया गया है। तो इसी के साथ आपका एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुकीज एंड सेशंस। तो यार ये मेनली PHP या ASP.NET में क्वेश्चन आता है। कुकीज और सेशंस जनरली वेबसाइट्स में यूज किए जाते हैं। कुकी एक टेम्परेरी फाइल होती है जो कस्टमर के ब्राउजर में रख दी जाती है। कस्टमर के ब्राउजर में कुकी का डाटा रखा जाता है। इससे वेबसाइट को क्या फायदा होता है कि वेबसाइट कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर्स की सर्च को समझ सकती है और उसके रिगार्डिंग ही, उसके रिलेटेड ही उनको डाटा और सारी चीजें शो करती हैं। तो कुकीज और सेशन वेरिएबल्स दोनों वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट का स्टेट मेंटेन करने के काम आती हैं। इससे आपको डाटा स्टोर और रिट्रीव कर सकते हो, यूजर से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है ना। कुकीज, कुकीज क्या है? स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो वेब सर्वर यूजर के ब्राउजर पर रख देता है। ब्राउजर उस डाटा को लोकली रख लेता है, ठीक है ना। कुकीज क्लाइंट साइड पे सेव होंगी, यूजर के ब्राउजर पे सेव होती हैं। कुकीज का पर एक एक्सपायरेशन टाइम होता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद कुकीज एक्सपायर हो जाती हैं। इनका साइज का लिमिटेशन भी होता है, केबीज में ही डाटा रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कुकीज क्यों यूज़ करते हो? यूज़र की प्रेफरेंस पता करने के लिए, उसका सेशन को ट्रैक करने के लिए, रिमेंबर भी जैसे फीचर्स को इनेबल करने के लिए आप कुकीज को यूज़ करते हो। सेशंस क्या होते हैं? जैसे आप लॉगिन करते हो, जिस वेबसाइट में भी आपका लॉगिन का सिस्टम आ गया वो सेशन कहलाएगा, ठीक है ना। सेशन वेरिएबल्स क्या है? जो सर्वर और उसके यूजर की जो इंटरेक्टिविटी हो रही है उसको संभाल के रखती है। इसके लिए वो क्या करता है, यूजर को एक यूनिक सेशन आईडी क्रिएट करके देता है। सेशंस सर्वर पे जाते हैं, कुकीज कहाँ जा रही थी? कस्टमर के ब्राउजर पे। सेशंस कहाँ जाएंगे? सर्वर पे ही, सर्वर पे रखे जाएंगे ये, ठीक है ना। ये भी एक्सपायर होते हैं, लेकिन ये कब एक्सपायर होते हैं? जब यूजर सेशन बंद कर देता है। जब आप लॉग आउट कर गए ना, या आपने 5 मिनट कोई एक्टिविटी नहीं करी जिसको आप टाइम आउट बोलते हो, ठीक है ना, या आपने स्पेशली लॉग आउट बटन दबा दिया है, ऐसे सिचुएशन में सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना। सेशन थोड़ा ज़्यादा डाटा रख सकता है कुकीज़ के कंपैरेटिवली, ठीक है ना, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती। सेशंस कब यूज़ करते हो? जब आप यूज़र का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि वो किस पेज पे है, वो क्या कर रहा है, जहाँ पे भी आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन करवानी है, शॉपिंग कार्ट के रिलेटेड काम करना है, या और किसी स्पेसिफिक डाटा के लिए आप इसको यूज़ करते हो। सेशन और कुकी वेरिएबल्स क्या करते हैं? सेम पर्पस ही काम करते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ द कस्टमर मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से, लोकेशन के हिसाब से, एक्सपायरेशन टाइम के हिसाब से इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपका सेशंस और कुकीज का छोटा सा क्वेश्चन था, थ्योरी, जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है। आगे चलते हैं। एप्लेट का लाइफ साइकिल क्या है? भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लेट क्या होता है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। जावा का कोड आप ब्राउजर पे अगर लोड करना चाहते हो तो इनिशियली एक तरीका था एप्लेट्स के थ्रू। एप्लेट्स आर स्मॉल जावा प्रोग्राम्स दैट आर कंपाइल्ड ऑन द सर्वर एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द कस्टमर साइड। एप्लेट जब चलता है, एप्लेट को जब आप बनाते हो तो एप्लेट कई स्टेजेस से होकर निकलता है लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है बॉर्न, फिर चाइल्डहुड, फिर यंग एज, फिर ओल्ड एज, फिर डेथ, वैसे ही आपके एप्लेट का भी लाइफ साइकिल होता है। बॉर्न स्टेट, फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है रनिंग स्टेट, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आइडल बैठा हुआ है तो आइडल स्टेट, और जब वो काम अपना खत्म कर लेता है तो डेड स्टेट। इन स्टेट्स में मूव करने के लिए एप्लेट क्लास कई मेथड्स प्रोवाइड करती है। इनिट, इनिशियलाइज मेथड। इनिशियलाइज मेथड क्या करता है? आपके एप्लेट को स्टार्ट कर देता है, यानी शुरू कर देता है, उसको मेमोरी लोकेशन हो जाती है। स्टार्ट मेथड से आपका एप्लेट चलने लगता है। एप्लेट का लिखा हुआ कोड ग्राफिक्स पे शो तब होगा जब आपका पेंट मेथड चल रहा होगा। अगर आपने स्टॉप मेथड कॉल कर दिया तो आप आइडल स्टेज पे चले गए। अगर आपने दोबारा स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया तो दोबारा रनिंग स्टेज पे आ गए। जब आपने क्रॉस या डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर दिया तो आप डेड स्टेट में आ गए। इनकी ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है विद सिंटैक्स, ठीक है, तो आप ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ओके, तो पहले 2 स्टेट इनिट और रनिंग इसमें है, फिर आते हैं डिस्प्ले, आइडल और डेड स्टेट। इनमें क्या लिखना है वो मैंने इस डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? जी पार्ट।
जी पार्ट था कि भाई डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन है क्या और इसका रिलेशनशिप बताओ। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है, अभी पढ़ के हटे हैं, ग्रुपिंग अप ऑफ डेटा। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब आप डेटा एब्स्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, किसी क्लास का डाटा उठाते हो तब। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, और ये प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या? कहता है प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द complex implementation details and exposing only the essential features। जैसे आपने ये abstract का कोड लिखा है, ये ड्रॉ मेथड जो है, ये ड्रॉ मेथड ऊपर abstract क्लास है, नीचे इसने इसको इनहेरिट किया हुआ है, रेक्टेंगल क्लास है, उसने भी ड्रॉ मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते थे। बेसिकली डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए आपको वही मिलेगी, उसको लेकर आने का, उस इंफॉर्मेशन को लेकर आने का जो डिफिकल्ट प्रोसेस है वो बताने की जरूरत नहीं है या वो समझने की जरूरत नहीं है। इट फोकसेस ओनली ऑन शोइंग व्हाट इज नेसेसरी व्हाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल। भाई जो चाहिए वही दिखाओ, बाकी चीजें हटा दो। जैसे एक स्टूडेंट की डिटेल्स बहुत सारी हैं, ठीक है ना, इग्नू का एक स्टूडेंट है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट चेक होता है तो वहां पे आपका रोल नंबर, नाम, सेशन, यही सब चीजें लिखी जाती हैं, सारी डिटेल्स नहीं दी जाती, ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्शन से आप अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस जावा में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। फिर आ गया इनकैप्सुलेशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार दो चीज़ों को इकट्ठा करके रखते ना, इसको आप इनकैप्सुलेशन कहते हो। जैसे आप यहाँ पे देख लो, मैंने इस क्लास का प्रोग्राम लिखा है, इसके अंदर वेरिएबल और मेथड दोनों को इकट्ठा करके एक क्लास कार के अंदर रखा गया है, तो ये आपका इनकैप्सुलेशन होता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो इसमें अब ज़्यादा नहीं बता रहा। फिर आता है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, यार कंटेनर्स क्या होते हैं, एप्लेट और सर्वलेट में कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो कंटेनर्स क्या है? अगर आप जावा में GUI प्रोग्रामिंग कर रहे हो, दैट इज इंस्टेड ऑफ गिविंग द आउटपुट इन अ टेक्स्ट बेस्ड, आप एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक बॉक्स रखा है ईमेल डालने को, एक बॉक्स रखा है पासवर्ड डालने को, फिर एक सबमिट बटन है, फिर एक रीसेट बटन है। अगर आप ऐसा कुछ भी बना रहे हो तो आपको कंटेनर क्लास की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये लेबल, ठीक है ना, और ये बटन और ये टेक्स्ट आपने इस कंटेनर पे रखा है, ठीक है ना। तो कोई भी AWT का कंपोनेंट है या एप्लेट का कंपोनेंट है या सर्वलेट का कंपोनेंट है, उसको आप कंटेनर पे ही रखोगे। कंटेनर एक स्ट्रक्चर देगा और चीज़ों को रखने की जगह देगा। जावा में कंटेनर तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन कंटेनर के आगे कुछ चाइल्ड क्लासेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेम का, पैनल का, डायलॉग का, ये तीन आपकी सब क्लासेस हैं कंटेनर क्लास की, जिनका आप ऑब्जेक्ट बना के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इन कंटेनर क्लासेस में कई तरीके के विंडोज़ और एरिया प्रोवाइड किए जाते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। क्या सिग्निफिकेंस है? कंटेनर क्लास हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग, वही चीज़ कि भाई GUI कंपोनेंट्स को रखने में, उनको अरेंज करने में, विजुअली अच्छा लगे, प्लीजिंग लगे, ऐसा करने के लिए आपके कंटेनर्स जिम्मेदार हैं। तो एप्लेट के लिए आप क्या करते हो? एप्लेट के लिए आप ये कोड लिखते हो। अगर आप एप्लेट का काम कर रहे हो, एप्लेट का कंटेनर बनाओगे, तो इस कोड से आपका एप्लेट का कंटेनर बनेगा। एप्लेट टैग है, उस टैग में आपने एप्लेट क्लास को कॉल करना है और कितने बाय कितने की विंडो खोले, कंटेनर खोले आपका 300 बाय 300 का, वो आप यहाँ पे मैसेज करते हो, ठीक है ना। जब आप सर्वलेट की बात करते हो तो सर्वलेट कुछ इस तरीके से आपका कोड लिखा जाता है। सर्वलेट में प्रिंट राइटर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्स में आप कंटेंट टाइप सेट करते हो कि मैं HTML फॉर्म में डाटा दिखा रहा हूँ। फिर इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, आउट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, out.println, आप HTML का कोड इसके अंदर डाल देते हो। तो एप्लेट ऐसे रखते हैं और सर्वलेट को ऐसे रखा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कंटेनर्स क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एप्लेट्स के लिए भी और सर्वलेट्स के लिए भी। एप्लेट क्या होते हैं? वेब ब्राउजर के साथ जुड़ चलते हैं, जबकि सर्वलेट्स जो है वो सर्वर साइड कंपोनेंट के साथ चलते होते हैं, ठीक है ना। हर एक कंटेनर अपना रन टाइम एनवायरनमेंट बना के देता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके बेस के आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस रन हो सके। तो ये आपका कंटेनर्स के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखने का मटेरियल था। जो लास्ट क्वेश्चन था 1 का, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग और लिसनर्स। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली, ये पढ़ के जाना। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं यार? रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शंस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने प्रोग्राम लिखा, कुछ लाइनें लिखी, आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया,
प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई, आपकी क्लास फाइल बन गई, लेकिन जब तुम रन करने जा रहे हो तो या तो बीच में वो क्रैश कर जाता है या आउटपुट आपकी सही नहीं आ रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे आपकी रन टाइम एरर है। ऐसी एरर्स जो कंपाइलर ना पकड़ सके उसको आप रन टाइम एरर कहते हो। ये एरर होती हैं लॉजिक गलत लगा दिया हो या आपने इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं करी तब आती है। इन्हीं एरर्स को एक्सेप्शंस कहा जाता है। मान लो आपने 100 लाइनों का प्रोग्राम लिखा है और आपकी थर्ड लाइन पे कोई रन टाइम एरर है या एक्सेप्शन है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, इस थर्ड लाइन की जो एक्सेप्शन है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए आपने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया है तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जाता है आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। आउटपुट स्क्रीन को वहीं पे रोककर आपकी बाकी की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 100 लाइनों के प्रोग्राम में सिर्फ 3 लाइनें चलेंगी, बाकी 97 लाइन्स नहीं चलेंगी। अगर आप चाहते हो कि यार थर्ड लाइन का एरर मैसेज देने के बाद भी वो नीचे की 97 लाइन्स का कोड कंटिन्यू करे, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए आप 5 नए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। कुछ कॉमन रन टाइम एरर्स क्या होती हैं, आप डिवाइड बाय 0 करते हो, 5 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी होता है, इसी को रन टाइम एरर कहते हैं। एरे आपने बनाया है 5 का, इंट A5, एरे आपने बनाया है 5 का, लेकिन जब एलिमेंट असेस करने जा रहे हो तो आप असेस कर रहे हो A7, तो ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा। इंटीजर की एरे में स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहे हो तो ये एरे स्टोर एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन का डेफिनेशन और एक्सेप्शन की टाइप्स, ठीक है ना। फिर उसने बताया था चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं, जो कंपाइल टाइम पे चेक होंगी वो चेक्ड एक्सेप्शंस कहलाती हैं, ठीक है ना। दे आर टिपिकली एक्सेप्शनल कंडीशंस दैट आर वेल रिटन एप्लीकेशन शुड एंटीसिपेट एंड रिकवर फ्रॉम। ये वो एरर्स होते हैं कि यार अगर आपने फाइल खोली है, अगर फाइल क्लोज ना हुई तो, या फाइल ओपन करने में कोई गड़बड़ आ गई तो इनको ऐसे रखना जरूरी है, इनका एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड करना जरूरी है। ये एक्सेप्शन क्लास का पार्ट होती हैं, उन एक्सेप्शन क्लास से ही डिराइव्ड होती हैं, लेकिन ये रन टाइम एक्सेप्शंस का पार्ट नहीं होती। इनमें एग्जांपल्स ये हैं, आईओ एक्सेप्शन, सीक्वल एक्सेप्शन, ये सारी आपकी रन टाइम एक्सेप्शंस हैं। रन टाइम एक्सेप्शंस नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं। इसका ये आपने कोड लिखा हुआ है मैंने। तो क्लास बनाई, पब्लिक क्लास चेक्ड एक्सेप्शन, मेन फंक्शन लिखा, ये ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक लगाना जरूरी होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और example.txt नाम की फाइल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन केस अगर ये फाइल नहीं खुलती है तो ये लाइन आपकी एक्सेप्शन रेज कर देगी। अगर ये एक्सेप्शन रेज करती है तो इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा जो नीचे कैच ब्लॉक में कैच कर लिया जाएगा। कैच करने के बाद मैं उसको एक एरर मैसेज दे दूंगा कि ये गलती हुई है भाई, या फाइल मिसिंग थी या फाइल पे परमिशन नहीं थी, तो आप उसको सही कर लेना। तो ये आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस, ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होती, ये रन टाइम पे चेक होती हैं। ये प्रोग्रामिंग एरर है या लॉजिकल एरर है, ठीक है ना, और ये रन टाइम एरर का पार्ट होती हैं। इसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो डिवीजन बाय 0 था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन इसके अंदर आता है आपका। तो ये सिंपल सा कोड है आपका जो आप लिख सकते थे। मैंने 3 वेरिएबल लिए ABC, ए और बी की वैल्यू 10 और 0 करी। जब मैं A डिवाइड बाय B करूँगा तो 10 की वैल्यू 0 से डिवाइड होगी जो कि इन्फिनिटी प्रोड्यूस करेगी, जो कि एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को अर्थमेटिक एक्सेप्शन कॉल रिसीव करेगी और मैसेज दे देगी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपका कॉट हो गया है। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस थी, ये चेक्ड एक्सेप्शंस थी, ये आपके एक्सेप्शन का डेफिनेशन था। इसके अलावा आप चाहो तो ट्राई कैच थ्रो को एक्सप्लेन कर सकते थे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बाकी मेन तो उसने चेक्ड और अनचेक्ड का पूछा था एग्जाम्पल के थ्रू, वो हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिसनर्स क्या है, माउस मोशन लिसनर्स का कोड लिख के दिखाओ मुझे। तो लिसनर्स क्या होते हैं, जब भी आप इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करोगे ना, इवेंट हैंडलिंग का मतलब ये आपकी क्लास है, ये आपका फ्रेम है, इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा है एंटर ईमेल, कि भाई यहाँ पे ईमेल डाल देना, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका बटन है जैसे लॉगिन। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता है मैं चेक करूंगा कि क्या ईमेल आईडी उसने सही डाली है, दैट इज @ का साइन डाला है उसने, या डॉट डाला है, कहीं खाली तो नहीं छोड़ दिया। तो ये जो कोड चेक करना है मैंने, ये तभी ना चेक करूंगा जब वो ईमेल डाल चुका होगा।
तो मैं कोड सीधा नहीं रन करना चाहता, मैं कोड तब रन करना चाहता हूं जब वो लॉगिन पे क्लिक करता है, तो ये इवेंट हैंडलिंग कहलाती है। आई वॉन्ट टू रन द कोड इन रिस्पॉन्स टू सम इवेंट। व्हाट इवेंट? क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। ठीक है ना। तो इसमें लिसनर कैसे काम करते हैं? बेसिकली ये इवेंट डेलीगेशन मॉडल है इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए। आपको इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इवेंट सोर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आते हैं लिसनर्स। इस क्वेश्चन में उसने बेसिकली लिसनर्स के बारे में ही पूछा था। तो इवेंट क्या है? लॉगिन बटन पे क्लिक किया गया, ये इवेंट है। इवेंट सोर्स क्या है? बटन ने इवेंट जनरेट किया है। लिसनर क्या है? लिसनर एक सेट ऑफ कोड होगा जो इंटरफेस के फॉर्म में प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, जो एज सुन एज आप इस बटन पे क्लिक करोगे वो लिसन कर रहा होगा, जैसे ही सुनेगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा, जिसके अंदर आप ये वैलिडेशन का कोड लिखोगे। जब आप इवेंट हैंडलिंग करोगे और लिस्टर्स को यूज करोगे तो लिस्टर्स में दो चीजों का होना जरूरी होता है। इसको रजिस्टर करना, रजिस्टर कैसे करोगे? ऐड टाइप लिसनर। अब टाइप चेंज होगी यहां पे, ऐड की लिसनर भी हो सकता है, ऐड माउस लिसनर भी हो सकता है, ऐड माउस मोशन लिसनर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चेंज होगी, ये रजिस्टर करेगा कि इस फ्रेम पे मेरा माउस मोशन लिसनर चलेगा, एक्टिवेट होगा और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। और फिर इसके मेथड को कॉल करना होता है। ये मैं सीधा कोड पे आ रहा हूं। कोड थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझते हैं जरा। तो मैंने एक क्लास बनाई है माउस मोशन लिसनर एग्जांपल, जो जे फ्रेम है। जे फ्रेम क्योंकि स्विंग लग गया है, जे फ्रेम लग गया तो इसका मतलब ये है कि मैं एक फ्रेम बनाऊंगा। ठीक है ना। तो फ्रेम बनाया, फ्रेम पे मैंने एक लेबल रखना था, तो जे लेबल कोऑर्डिनेट्स लेबल, तो यहां पे सपोज एक लेबल मैसेज लिखा हुआ आएगा। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि जे फ्रेम क्लास को मैंने कॉल किया है तो इसका कंस्ट्रक्टर है। और जब मैं सुपर कीवर्ड लिखता हूं तो इस विंडो का ये हेडिंग बन जाता है माउस मोशन लिसनर एग्जांपल। दिस सुपर कीवर्ड कॉल्स द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास क्या है? जे फ्रेम। जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर क्या करता है? यहां पे आपका टाइटल बना के दे देता है। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये क्या करता है कि यहां पे एक क्रॉस बटन लगा होगा, जब मैं इस क्रॉस बटन पे क्लिक करूं ना तो इसको बंद कर दूं, तो उसको ऑन कर दिया। फिर ये विंडो का साइज कितना होगा भाई? ये 300 बाय 200 का, 300 विथ और 200 हाइट का बॉक्स खोलना है। जो कोऑर्डिनेट लेबल बनाया था उसको मैंने यहां पे इनिशियलाइज किया, तो यहां पे शुरू में लिखा आएगा माउस कोऑर्डिनेट्स। फिर मैंने क्या किया? इसको ऐड कर दिया लेबल पे, लेबल पे ऐड हो गया। अब इस पूरी विंडो पे, इस पूरे विंडो पे मैं जहां कहीं भी माउस लेके जाऊंगा, ठीक है ना, मेरी वैल्यू चेंज होगी, मेरी बताएगा कि किस लोकेशन पे आप कर्सर लेके बैठे हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया? माउस मोशन लिसनर को ऐड कर दिया, ये लिसनर मैंने रजिस्टर करवा दिया। इस कोड को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इनबिल्ट लिसनर इंटरफेस को कॉल भी करना पड़ेगा। तो इंटरफेस को कॉल करने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगता है, और माउस मोशन लिसनर को हमने कॉल किया है। माउस मोशन लिसनर इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दो मेथड्स हैं इसके पास, माउस ट्रैक्ड एंड माउस मूव्ड, इन दोनों को ओवरराइड करना जरूरी था, तो ये @ ओवरराइड लगा हुआ है। माउस ड्रैग पे मैं क्या कर रहा हूं? अपडेट कोऑर्डिनेट्स लेबल मेथड कॉल करता हूं, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूं? गेट एक्स और गेट वाई, किस लोकेशन पे मेरा माउस है वो लोकेशन प्रिंट आउट करवा रहा हूं। दोनों में मैंने यही किया है, चाहे माउस मूव करो चाहे माउस ड्रैग करो। ठीक है ना। मूव और ड्रैग का फर्क क्या है? जब तुम नॉर्मली मूव कर रहे हो बिना क्लिक किए तो वो मूवमेंट है, जब आप पकड़ के कुछ कर रहे हो तो वो माउस ड्रैग्ड है। ठीक है ना। तो ये कोड लिखा, फिर मैंने क्या किया है? अपडेट कोऑर्डिनेट जो मेथड मैंने कॉल किया था उसके अंदर मैंने क्या किया है? सेट टेक्स्ट नाम का मेथड कॉल किया है। जो मेरा लेबल बना हुआ है ना, इस लेबल पे टेक्स्ट ऐड होगा, क्या होगा? माउस कोऑर्डिनेट्स, और जो एक्स वाई की वैल्यू भेजी जाएगी उस एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया जाएगा। इसको चलाने के लिए मेन फंक्शन जरूरी था, तो मेन बनाया। मेन में स्ट्रिंग यूटिलिटीज हाइफन इन्वोक लेटर, यानी इस मेथड ने क्या किया है? ये इन्वोक करता है मेथड को। माउस मोशन लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या किया है? एग्जाम्पल डॉट सेट विजिबल ट्रू किया है ताकि ये विजिबल हो जाए। ये मेरे प्रोग्राम की आउटपुट है। ठीक है ना। इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार चला के भी दिखा देता हूं कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो मेन से मैंने इस कोड को रन किया है, देखते हैं जरा ये कैसे चल रहा है। तो मेरा मैंने काम रखा हुआ है माई वर्क के अंदर जा, और यहाँ पे ग्रेजेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर माउस मोशन लिसनर है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, ओपन पावर शेल विंडो हियर,
जावा सी माउस मोशन लिसनर एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल किया है, फिर जावा माउस मोशन लिसनर एग्जाम्पल को रन किया है, विंडो खुली। अब ये देखो, अभी मेरा माउस बाहर है, मेरा आइकन बाहर है, जब मैं अंदर लेके जाता हूँ ये देखो वैल्यू चेंज हो रही है ना, और जब मैं प्रेस करके चलाता हूँ तब भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये माउस मोशन लिसनर का कोड था जो मैंने चला के दिखाया है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। 1 और 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चंस का वीडियो मैं जल्द ही डालूंगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।